हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री का कर रहे हैं, रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है जो कि विभिन्न PCS एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और जनरल के लिए भी होंगे, क्योंकि जो PCS और IAS में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं वो फिर पूछे ही जाते रहते हैं अदर स्टेट में भी और जनरल कंपटीशन में। जनरल में जैसे कि SSC, BSSC, ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बिहार दरोगा एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं या अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं जहां सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रसायन विज्ञान का PYQ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैसोहोल है। गैसोहोल क्या है? तो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिश्रण ही है गैसोहोल। एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, यही इसी को बोलते हैं गैसोहोल। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। गैसोहोल ईंधन 10% एनहाइड्रस एथेनॉल, एथिल अल्कोहल तथा 90% गैसोलीन पेट्रोल का मिश्रण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब तो एथेनॉल 20% तक मिश्रित करने का वो हो गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। सही है कि कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, सही बात है। गैसोहोल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है, नहीं, ये गलत हो गया। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, सही है। और गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। तो 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही होगा, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। गैसोहोल या E10 एक ईंधन है जो 10% निर्जल एथेनॉल तथा 90% गैसोलीन का मिश्रण है। पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिजों के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। यह एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस या बायोगैस में मुख्यतः मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, गोबर गैस या बायोगैस में मुख्यतः मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो लेड टेट्राएथिल। ठीक है, लेड टेट्राएथिल प्रयोग में लाया जाता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो लेड टेट्राएथिल। ठीक है, टेट्राएथिल लेड, ये प्रयोग में लाया जाता है, सी आंसर हो जाएगा। पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड CH3CH2 4PB इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसकी एंटी नॉकिंग दर बढ़ जाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग, अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, डी आंसर हो जाएगा।
एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका गलनांक -12.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग इसलिए किया जाता है, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। सी आंसर होगा। देखिए, डीजल इंजन का प्रयोग डीजल इंजन का प्रयोग भारी वाहनों में होता है क्योंकि यह भारी बोझ को खींचने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है, जो कि इन भारी वाहनों की कुल ईंधन खपत में कमी लाता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोटर कारों के अपेक्षाकृत इन मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। मोटर कारों के अपेक्षाकृत इन मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है। इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है? तो कौन कौन बनाती है? तो रेडियल टायर बनाती है और सुप्रवाही ढांचा, तो ये नहीं। रेडियल टायर और बहु बिंदु ईंधन अंतःक्षेप, बहु बिंदु ईंधन अंतःक्षेप तो ये बनाती है, और उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित, तो ये भी सही है। 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित, ये इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती हैं? तो 1, 3 और 4 बनाती हैं। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, रेडियल टायर के कारण घर्षण बल कम कार्य करेगा, जिससे मोटर कार की कार्य क्षमता गति बढ़ जाएगी। बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप से ईंधन कम खर्च होगा और गति भी बढ़ जाएगी। उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित कार्य प्रणाली मोटर को गर्म होने से बचाएगी, जिससे उसकी कार्य क्षमता और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? तो हाइड्राइड है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, हाइड्राइड। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? तो हाइड्राइड है। ये आंसर होगा। हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि से संबंधित, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन पदार्थों में से निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट का होता है। सी आंसर हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र NaC7
H5O2 होता है, इसका व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षण में प्रयोग होता है। यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। ठीक है, ये बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट, यही जो है सोडियम बेंजोएट, वो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों की परिरक्षण हेतु। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है? तो सोडियम बेंजोएट ही है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन जो है सोडियम बेंजोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो बेंजोइक अम्ल होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो बेंजोइक अम्ल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेंजोइक अम्ल, एक्सप्लेनेशन देखिए। बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल जो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त है। इसका सूत्र C6H5COOH होता है। इसके लवणों यथा सोडियम बेंजोएट का खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रशीतक, ये प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके। प्रशीतन जो है खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कैसे? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। बी आंसर हो जाएगा। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके प्रशीतन जो है खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रशीतन का कार्य खाद्य पदार्थ की जीवाणु मुक्त, ये देखिए प्रशीतन का कार्य खाद्य पदार्थ को जीवाणु मुक्त करना नहीं है। अत्यधिक ठंड की स्थिति में भी जीवाणु, ईस्ट आदि की वृद्धि अथवा एंजाइम की क्रिया रोकी नहीं जा सकती। यद्यपि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को सीमित कर सकती है। ठीक है, गति को सीमित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतन है जिसको घरेलू प्रशीतित्रों में प्रयुक्त किया जाता है? तो किसका किया जाता है परिस्थितियों में? तो फ्रीओन का किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतित्रों में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रीओन का किया जाता है। घरेलू प्रशीतित्रों में प्रयुक्त सामान्य प्रशीतक जो है, प्रशीतक क्या है? फ्रीओन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? तो एनिमल चारकोल है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? तो एनिमल चारकोल है। सी आंसर हो जाएगा। एनिमल चारकोल, जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थ के विरंजन में किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में यह प्रयुक्त होता है। ठीक है, एनिमल चारकोल, जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। कच्ची चीनी को
रंग विहीन करने में यह प्रयुक्त होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज फल शर्करा है। डी आंसर हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, तो फ्रक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। ध्यान रखेंगे, काफी बार रिपीट होता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है, फल शर्करा। डी आंसर हो जाएगा। शहद के प्रमुख घटकों में फ्रक्टोज 38.2%, ग्लूकोज 31.3% और सुक्रोज 1.3%, माल्टोज 7.1% तथा जल 17.2% शामिल है। तो इनमें शहद का सबसे प्रमुख घटक ये सब तो भी है, क्या क्या, फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा है 38.2%, ग्लूकोज भी होता है 31.3%, सुक्रोज भी होता है 1.3%, माल्टोज भी होता है 7.1% और जल भी 17.2%। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या शहद में सबसे प्रमुख घटक तो फ्रक्टोज है, फल शर्करा है। ध्यान रखेंगे इसको। और ये सभी पाए जाते हैं लेकिन थोड़ा कम, जैसे 31% ग्लूकोज है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? तो उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? तो आधार है एपस्टेम। टी आंसर हो जाएगा। एपस्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एपस्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इसको ध्यान से। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? तो क्या आधार है? तो एपस्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एपस्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। डी आंसर हो जाएगा। एपस्टेम एक कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज या सामान्य चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। यदि एस्पर्टेम की प्रति ग्राम मात्रा शरीर द्वारा उपापचय क्रिया के पश्चात 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है, परंतु एस्पर्टेम की बहुत कम मात्रा ही मीठा स्वाद उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए उसका कैलोरी अंश नगण्य होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो है एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एक पेड़ से मिलती है। देखिए, एस्पिरिन पेड़ के लैटेक्स से प्राप्त होता है, जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। यह वेदना निवारक का भी कार्य करती है। एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक है। बी आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। बी आंसर होगा। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr एक लवण है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में
प्रयोग होता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में भी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। सी आंसर हो जाएगा। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली एवं प्राणघातक गैस है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त प्रवाह रुक जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूध उदाहरण है, तो दूध उदाहरण है एक इमल्सन पायस का। ठीक है, दूध उदाहरण है एक इमल्सन पायस का। दूध एक पायस इमल्सन का उदाहरण है। इससे विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मतलब दूध में विटामिन सी नहीं मिलता है। ठीक है, यही बोल रहा है कि इससे विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ये भी पूछ दिया जाता है कि दूध में क्या नहीं मिलता है, तो विटामिन सी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो इनमें से आइसक्रीम जो है कोलाइड नहीं है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो आइसक्रीम जो है कोलाइड नहीं है। दूध, खून, शहद ये सब कोलाइड है, लेकिन आइसक्रीम नहीं है। देखिए, दूध, खून, शहद कोलाइड है क्योंकि उनकी विलेय ऊर्जा 50 एंगस्ट्रम से 2000 एंगस्ट्रम तक होती है। कलील या कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से परिक्षेपित फैलती होती है। एक कलील प्रणाली ठोस, द्रव या गैसीय हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजेनाइज किया जाता है। तो दूध को निम्न विधि से एक रूप या होमोजेनाइज किया जाता है। तो किस विधि से दूध को होमोजेनाइज किया जाता है? तो इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। दूध को निम्न विधि से एक रूप या होमोजेनाइज किया जाता है। किस विधि से? तो इसको वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखिए, एक रूपन होमोजेनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा दूध की क्रीम में उपस्थित वसा कणों को सूक्ष्म आकार में परिवर्तित किया जाता है, जिससे वह दूध में समान रूप से वितरित रह सके। ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा दूध की क्रीम इकट्ठी होकर ऊपरी सतह पर नहीं होती। दूध की क्रीम इकट्ठी होकर ऊपरी सतह पर नहीं आती और दूध का गाढ़ापन, कंसिस्टेंसी और प्रकृति, टेक्सचर एक रूप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। क्यों खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। खुले में कुछ देर तक रखा दूध खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, ताजे दूध को वायु में खुला रखने से यह अनेक रोगजनक एवं अविकारी सूक्ष्म जीवों से संदूषित हो जाता है। अनेक अविकारी जीवाणु दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जो दूध के खट्टेपन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टे दूध के उत्पादों में लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध के
जहाँ दूध से संबंधित होगा तो वहाँ पे लैक्टिक अम्ल ध्यान रखेंगे कि खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है, तो क्या बनने से, तो लैक्टिक अम्ल। निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है, तो दूध से दही बनने के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूध से दही उचित तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 12 घंटे में स्ट्रेप्टोकॉक्स एवं लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीवों जीवाणु द्वारा दूध की शर्करा लैक्टोस के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन के कारण बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है, तो जीवाणु की। ठीक है, लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव होता है ना। ठीक है, तो प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न आवश्यकता होती है किसकी, जीवाणु की। दूध से दही उचित तापमान पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 12 घंटे के स्ट्रेप्टोकॉक्स एवं लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीवों द्वारा दूध की शर्करा लैक्टोस के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन के कारण बनता है। ठीक है, कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यूजीनॉल होता है। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा, तो यूजीनॉल होता है, बी आंसर हो जाएगा। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल यूजीनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अमरूद है, गुआवा है। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अमरूद है, सी आंसर होगा। पपीते में पाइन नामक तत्व पाया जाता है जो जेलेटिन को सेट नहीं होने देता, अतः यह जेली बनाने हेतु श्रेष्ठ फल नहीं है। आम और कैथ में पेक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद में पेक्टिन की उपस्थिति के लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं है, अतः अमरूद जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है। अमरूद जो है जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे कार्बनिक खाद्य जो है हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं। अपमार्जक से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, अपमार्जक से संबंधित इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो साबुन बनाने में क्या प्रयोग होता है, तो वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो वनस्पति तेल प्रयोग होता है, ए आंसर हो जाएगा। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? अपमार्जक शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है, तो शोधन अभिकर्ता है, डी आंसर हो जाएगा। अपमार्जक क्या है, तो शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाले पदार्थ हैं। अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाले पदार्थ हैं। ये कठोर जल से कपड़ा धोने के काम आते हैं
क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अविलीय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि वे ये कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं तथा मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटा देता है। अपमार्जक जो होता है जल का पृष्ठ तनाव घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं, तो सही है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है, नहीं घटा देता है ना, तो ये गलत हो गया। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है, बढ़ा नहीं देता है, घटा देता है, इसलिए गलत हो गया। ये सही हो गया, आर गलत हो गया, तो सी हो जाएगा आंसर। ए सही और आर गलत, ठीक है। क्योंकि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं, ये सही है। और अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, बढ़ा नहीं देते हैं, पृष्ठ तनाव को घटा देते हैं, इसी वजह से कपड़ा साफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं, तो कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं, सही है। और कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं, तो कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं, तो ये भी सही है। और स्पष्टीकरण भी सही है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही और आर ए के सही स्पष्टीकरण है, तो ए आंसर होगा। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं, सही है। और कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि, क्या बोल रहा है कि कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि, किस लिए मिश्रित किए जाते हैं, तो देखिए, चूर्ण शुष्क रहे, सही है। और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, तो चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, इसके लिए भी दोनों सही हो जाएगा। तो दोनों एक और दो दोनों सही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट मिलाने से क्षारकता बढ़ जाती है तथा सोडियम सिलिकेट मिलाने से चूर्ण क्रिस्टलीय हो जाता है, जिससे वह शुष्क रहता है। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। अब उर्वरक से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्टिलाइजर्स उर्वरक से संबंधित। देखिए, पौधों को कथन कारण का प्रश्न है। पौधों को फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, सही है। पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, सही है। 1 मीट्रिक टन जैविक खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं, तो ये भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी करता है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर होगा। देखिए कथन, पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, सही है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है, तो ये भी सही है। एक ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को प्रमुख आवश्यक तत्वों के रूप में जाना जाता है, इसलिए इनकी आवश्यक मात्रा को उर्वरक
के रूप में दिया जाता है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद में मात्र 1.5 से 3 किलो फास्फोरस प्राप्त होता है, अतः इसकी पूर्ति हेतु रासायनिक उर्वरक आवश्यक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं? तो गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग, ठीक है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का, ये आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परम आवश्यक उर्वरक है। गेहूं की उचित हरितिमा तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन अपरिहार्य है। गेहूं की उचित हरितिमा और उचित विकास के लिए नाइट्रोजन अपरिहार्य है, ध्यान रखेंगे इसको, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह कौन सा है? तो तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है हाइड्रोजन, ठीक है। उर्वरक में नहीं पाया जाता है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन तत्व कौन सा तत्व? तो हाइड्रोजन जो तत्व है उर्वरक में नहीं पाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक में मुख्यतः उपस्थित होते हैं तो स्थूल पोषक तत्व क्या क्या उर्वरक में उपस्थित होते हैं? स्थूल पोषक तत्व तो नाइट्रोजन या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या क्या पाया जाता है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और जस्ता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो मृदा में सर्वाधिक अम्ल अमोनियम सल्फेट छोड़ता है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो मृदा में सर्वाधिक अम्ल अमोनियम सल्फेट छोड़ता है, ठीक है। यूरिया अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम सल्फेट जो है सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है उर्वरक मृदा में। निम्नांकित कौन सा उर्वरक मृदा में? तो अमोनियम सल्फेट जो है सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, मृदा में अम्लता की माप मृदा के पीएच मूल्य के द्वारा की जाती है। पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी ही अम्लीय होगी। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट NH4 उर्वरक मृदा में अत्यधिक अम्ल छोड़ता है। अमोनियम सल्फेट जो है मृदा में अधिक अम्ल छोड़ता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत तो 47% तक होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो 47% तक, सी आंसर हो जाएगा। देखिए यूरिया या कार्बामाइड एक कार्बनिक तत्व है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 होता है। यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में? तो एमाइड के रूप में पाया जाता है, ये आंसर हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में पाया जाता है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का
क्या प्रभाव हो सकता है? तो कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोद्वमन प्रोलिफरेशन हो सकता है। तो ये नहीं होगा। मिट्टी के अम्लीयता में बढ़ोतरी हो सकती है, तो ये सही है। मिट्टी की अम्लीयता में बढ़ोतरी हो सकती है, सही है। भौम जल ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निक्षालन या लीचिंग हो सकता है, तो ये भी सही होगा। कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? तो मिट्टी की अम्लीयता में बढ़ोतरी हो सकती है और भौम जल ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निक्षालन लीचिंग हो सकता है। मतलब सी आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है, सी आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोद्वमन प्रोलिफरेशन हो सकता है, तो ये नहीं, दूसरा और तीसरा सही होगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरक के अनुपयुक्त या अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण विभिन्न तरीकों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें मिट्टी का अत्यधिक अम्लीय हो जाना, भौम जल की नैसर्गिकता नाइट्रोजन के निक्षालन से नष्ट हो जाना, जल में अन्य खनिजों का अत्यधिक पाया जाना, यूट्रोफिकेशन आदि प्रमुख परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में, तो निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जा सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है? तो 18% नाइट्रोजन तथा 46% P2O5 पाई जाती है फास्फोरस। ठीक है, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है? तो 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस P2O5 पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। डाई अमोनियम सल्फेट डीएपी, डाई अमोनियम सल्फेट डीएपी एक उर्वरक है जिसका रासायनिक सूत्र NH4 है। इसके रासायनिक संगठन में 46 से 53% फास्फोरस तथा 18 से 21% नाइट्रोजन उपस्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र उर्वरक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो अमोनियम सल्फेट जो है मिश्रित उर्वरक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो अमोनियम सल्फेट मिश्रित उर्वरक है। सी आंसर हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट मिश्रित उर्वरक है। अमोनिया एवं सल्फेट के मिश्रण से यह उर्वरक बनाया जाता है। अमोनिया एवं सल्फर के मिश्रण से यह उर्वरक बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो सोडियम सल्फेट जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है। बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। यूरिया सुपर फॉस्फेट एवं पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक है, जबकि सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसलों में
पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक क्या है? तो यूरिया है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है तो यूरिया है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CH4N2O होता है। इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग होता है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग होता है। यह फसलों में पर्णीय फोलियर छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। यह फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। ठीक है, पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक क्या है? तो यूरिया है। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक यूरिया है। सी आंसर हो जाएगा। ह्यूमस उदाहरण है, तो ह्यूमस किसका उदाहरण है? ह्यूमस जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ह्यूमस जैविक क्लोराइड का। सी आंसर हो जाएगा। जैविक क्लोराइड का उदाहरण है ह्यूमस। ह्यूमस जैविक मृदा क्लोराइड का एक उदाहरण है। ह्यूमस जो है जैविक मृदा क्लोराइड का एक उदाहरण है। हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल क्या है? तो हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल सनई है। ठीक है, कृषि में हरी अविघटित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में कृषि में हरी अविघटित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में किया जाता है तो उसे हरी खाद कहते हैं। मृदा के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इनकी क्षतिपूर्ति हेतु तथा मिट्टी के उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसलें क्या है? तो सनई, ढेंचा, गवार, लोबिया, मूंग, उड़द और जंगली नील है। ठीक है, ये हरी खाद होते हैं। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन है? तो आलू, गन्ना, चना, सनई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को और भी मिल सके और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, ये जो भी सेशन आ रहे हैं सारे एग्ज़ाम्स में जो भी PCS के होंगे या फिर जनरल कंपटीशन, हर जगह वो उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।